अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मैकेनिक्स मैथ 302 लेक्चर नंबर 2। पहले मैं आपको बता दूं जो रिजल्ट्स निकले थे लेक्चर नंबर 1 में, क्योंकि वो हमने आज डायरेक्टली यूज करने हैं। ये देखें जी, ये जो रेड वाला आपके पास वेक्टर आ रहा है, इसको हमने कहा था ये रिजल्टेंट वेक्टर है इस ब्लैक वाले का और ये ब्राउन वाले का। ब्लैक और ब्राउन साहब जो हैं, ये दोनों के दोनों रेड वाले के कंपोनेंट्स हैं। ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल अल्फा आ गया, ये आर आ गया, ये पी और ये भी पी। ये मैंने सिर्फ इतना बताया था, या इस वक्त इतना दिमाग में होना चाहिए, समझ के रटा लगा के नहीं। अगर दो वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, तो दोनों वेक्टर सेम है। अगर दो वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो दोनों वेक्टर सेम हैं। और आपने ये प्रूव किया था, ये जो एंगल थीटा है जो कि रिजल्टेंट और क्यू के दरमियान है, वो इसके बराबर था। फर्दर आपने प्रूव किया था, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर इसकी जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड, वो इसके बराबर आया था। अब देख लें, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों के दोनों हमने यूज करने हैं डायरेक्टली। और यहां मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम इस्हाक़ कराम से भी और स्टूडेंट से भी, जब भी कोई फार्मूला आता है जो डायरेक्ट यूज करना है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार तसल्ली कर लें क्या प्रूफ किया हुआ है। प्रूफ किया हुआ तो इसका मतलब आपने समझा हुआ है, प्रूफ आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आ रहा है ट्राई प्रॉब्लम 1 पेज 42। अब देख लें, छोटी सी बात मैं जरूर करूंगा, ये स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ये जो बुक है ना, बाय क्यू के गौरी, मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी, अनहैपीली इसका इमेज बड़ा अजीब सा है पूरे पाकिस्तान में कि बड़ी मुश्किल किताब है और समझ नहीं आती। उसकी दो रीजंस मैं मेन बताने लगूं। पहली रीजन ये है कि ये देखिए, मैंने प्रॉब्लम अभी पिक कर ली है जो कि प्रॉब्लम 1 है, एक्सरसाइज में से है, पेज 42। ये है जी आपका चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 खत्म होने में कई बार महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद फिर जब एक्सरसाइज शुरू कराई जाती है, तो उसमें ये होता है कि जी शुरू के क्वेश्चंस हैं, उसकी थ्योरी बहुत पहले हुई होती है, स्टूडेंट्स के दिमाग से निकल गई होती है, तो प्रॉब्लम होती है। अक्लमंदी का तकाजा यह है कि जो थ्योरी कराई उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम एक्सरसाइज में से उसी वक्त ही कराएं। अब लेक्चर नंबर 1 में जितनी थ्योरी हो गई थी, यानी कि पिछले दो फार्मूले जो आपने स्लाइड नंबर 1 पे देखे, उसकी बेस पे प्रॉब्लम नंबर 1 पेज 42 बिल्कुल हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह अभी करेंगे। एक चीज। दूसरी रीजन, बुक में बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स इंडिकेट नहीं की जाती और उस वजह से भी बुक मुश्किल हो जाती है। बहरहाल वो मैं इंडिकेट करता हूं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें नहीं गड़बड़, लेकिन आप देख लीजिएगा जो प्रॉब्लम 1 जो स्टेटमेंट है आपके पास बुक में पेज 42 पे, वो गलत छपी हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पहले ये देख लें, वो कहता है टू फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड्स P एंड Q, दो फोर्सेस हैं, एक P फोर्स है, अगर वेक्टर के तौर पे लिखना है, एक Q फोर्सेस है। मैग्नीट्यूड उनके ये हैं, एक्ट एट सच एन एंगल दैट मैग्नीट्यूड R ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू P। तो वो कह रहे हैं जी कि इस तरह के हालात हुए हुए हैं कि जो रिजल्टेंट की लेंथ है वो P की लेंथ के बराबर है। देखें, वो R इज इक्वल टू P नहीं कह रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें इस चीज को। R इज इक्वल टू P नहीं कह रहा, यानी कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P, ऐसा कुछ नहीं है। आर तो P प्लस क्यू है, आर रिजल्टेंट है और ये दोनों उसके कंपोनेंट्स हैं। मैं वेक्टर की फॉर्म में बात कर रहा हूं, तो आर इज इक्वल टू P प्लस क्यू, आर P Q आर वेक्टर्स। वो कह रहा है कि रिजल्टेंट की जो लेंथ है वो P की लेंथ के बराबर है। ये हो सकता है, यही तो समझना है इसमें। फिर वो कहता है अगर P डबल हो जाता है, यानी कि वेक्टर की लेंथ डबल हो जाती है, P से 2P हो जाता है, तो P भी डबल हो जाता है। फिर वो कहता है कि जो नया रिजल्टेंट होगा ना, वो 90 डिग्री पे होगा टू Q। देखें, इस रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा, जिसकी की लेंथ आर है उसकी बात नहीं कर रहा। जो नया रिजल्टेंट जब P डबल हो जाएगा, वो जो होगा कहता है Q के राइट एंगल पे होगा, Q के 90 डिग्री पे होगा। ये प्रूव करना है। अच्छा, अब आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि बुक में क्या मिस्टेक है। बुक की जो स्टेटमेंट है ना, वो कुछ इस तरह से छपी हुई है। वो कहता है इफ टू फोर्सेस P एंड Q, और उसने P और Q पे वेक्टर का निशानी डाला, ना बोर्ड लिखा हुआ है। ये विद मैग्नीट्यूड्स का वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, बुक की स्टेटमेंट में मिसिंग है, इसलिए वो गलत हो जाता है। वो कहता है टू फोर्सेस P एंड Q, या तो उनको वेक्टर शो करे या लिखे इफ टू फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड्स P एंड Q। एक तो ये गलती है। आगे ये ठीक लिखा हुआ है एक्ट एंड सच एन एंगल सच दैट, आगे फिर गड़बड़ की हुई है, लिखा हुआ है R इज इक्वल टू P। पूरा लिखना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू P, और P तो ऊपर बता दिया ना मैग्नीट्यूड है, तो उससे डाउट होता है कि पता नहीं रिजल्टेंट जो है अपने कंपोनेंट के बराबर है, ऐसा नहीं है, लेंथ बराबर है। फिर आगे लिखा हुआ है P इज डबल्ड, वो आगे ठीक है। द न्यू रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल्स टू Q, वो भी ठीक है।
तो राइट एंगल्स लिखा हुआ है, राइट एंगल लिख देना ही काफी है, ठीक है जी। तो क्यू लिखा हुआ है और वहां पे फिर क्यू मैग्नीट्यूड है, मैंने वेक्टर शो किया हुआ है, ठीक है जी। जो वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है उसके 90 डिग्री पे, ये देखें मैंने मिस्टेक्स बता दी हैं, वहां से भी देख लीजिएगा। और मेहरबानी फरमा के जब स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो उनको बताया करें कि ये मिस्टेक बुक में है। अब आगे चलते हैं जी। नोट्स में वो ये कह रहा है कि गिव एनालिटिक एंड ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन तो मैं शायद कोई भी नहीं कराता, वो मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ डाली है कि क्वेश्चन मजीद क्लियर हो जाए। लेकिन बहरहाल एनालिटिक सॉल्यूशन कराई जाती है जिसमें के फॉर्मूले यूज होते हैं। कौन से वाले? ये नोट में लिखे हुए हैं कि फॉर एनालिटिक सॉल्यूशन यूज द रिजल्ट्स ऑन स्लाइड 1। वो जो दो फॉर्मूले थे, एक tan थीटा वाला और एक था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दोनों यूज होंगे। आगे चलते हैं। हाँ जी, एनालिटिक सॉल्यूशन में सबसे पहले ये है कि ये देख लें, ये क्वेश्चन की डायग्राम नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी रिकॉल कराने के लिए उसको रिप्रोड्यूस किया है कि इस डायग्राम को सामने रख के आपने ये डिराइव किया था। ये फार्मूला जो था यहां से आया था, आर को लिखा था पी प्लस क्यू वेक्टर फॉर्म में, और उसके बाद आपने किया था कि आर स्केयर यानी कि मैग्नीट्यूड का स्केयर था आर डॉट आर। आर डॉट आर में आर दोनों वेक्टर्स थे और आर को पी प्लस क्यू करके ये निकाला था। ये तो आप लेक्चर 1 से देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या गिवन है देखें, स्टेटमेंट पीछे लिखी हुई है, स्टेटमेंट पीछे लिखी हुई है और फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। बेशक यहाँ पॉज कर लें लेक्चर को और स्लाइड नंबर 1 पे चले जाएं, वहां से फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। एक तो ये है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि आर पी के बराबर है। ये मैं फिर बताने लगा हूं, मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट अपने कंपोनेंट के बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम थे। अब ये जो आर है इसकी जगह हम पी लिखेंगे, ठीक है जी। ये जो आर है इसकी जगह पी लिखेंगे और वही लिखा हुआ इसने यहाँ पी किया और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये देखें पी स्क्वायर। और ये वाला भी आपके पास जो है पी स्क्वायर, ये तो खैर पहले ही आपके पास पी था। ये वाला पी स्क्वायर, ये वाला पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। फिर देख लें, इस आर को पी से रिप्लेस कर दें, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ये पी स्क्वायर बन जाएगा। और यहां से अंडर रूट साहब चले जाएंगे स्क्वायर होने के बाद, ये पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। और फिर आपने बकायदा बताना है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो तो खैर डायग्राम में भी नजर आ रहा है, लेकिन ये क्यू की लेंथ जीरो नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे देख लें, जब क्यू की लेंथ जीरो नहीं है तो यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा। पी स्क्वायर पहले कैंसिल कर दें, एक क्यू को भी कैंसिल कर दें, लेकिन ये जरूर बताएं, अगर ये नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। देखने में बड़ी माइनर चीज लगती है लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू प्लस 2p cos अल्फा इक्वल टू जीरो। कैसे? ये तो कैंसिल हो गए, एक क्यू यहां से कैंसिल हो गया, एक क्यू यहां से, तो क्यू प्लस 2p cos अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ये तब आपके पास आया जब आर पी के बराबर था। एक इक्वेशन आ गई। अब वो कहता है व्हेन p इज डबल्ड, तो जो एंगल थीटा होगा नए रिजल्टेंट का, ये देख लें नया रिजल्टेंट वो बार बार कह रहा है, वो तब जब p को आप डबल कर देंगे। अब ये देख लीजिएगा, उसने कहा सी स्लाइड 1 रिप्लेसिंग p बाय 2p इन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। वहां देख लीजिएगा, वहां पे p लिखा हुआ था, यहाँ भी p लिखा हुआ था, लेकिन p का 2p हो गया। p इज इक्वल टू 2p नहीं है, p इज रिप्लेस्ड बाय 2p, क्योंकि p अब आपके पास डबल हो गया। तो इस डायग्राम से मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आगे ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन किया हुआ है। ये डायग्राम जो मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन की डायग्राम नहीं है, क्वेश्चन की डायग्राम आगे है। ये डायग्राम इस फॉर्मूले को रिकॉल करने के लिए बनाई गई है बस। तो ये वाली चीज आपके पास आ रही है, और ये डायग्राम इस फॉर्मूले को भी रिकॉल करने के लिए बनाई गई है, ड्राइव नहीं किया हुआ। तो लेकिन ये मैं बता दूं कि ये वाला फॉर्मूला तब होता है जब आपके पास p का 2p बन जाता है। और ये जो मैं कह रहा था कि ये वाली डायग्राम इस फॉर्मूले को, मतलब जब सिर्फ p लिखा हुआ था, यहाँ पे p था, यहाँ पे p था, p को 2p से रिप्लेस करें तो यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिप्लेसिंग p बाय 2p इन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा देख ले, मैं दोबारा बताने लगा, स्लाइड नंबर 1 पे था p sin अल्फा ओवर q प्लस p cos अल्फा, वो वाकई इस डायग्राम से आ रहा था। अब सिचुएशन ये है कि p को हमने रिप्लेस किया 2p से, यानी कि p इज डबल, तो जहां p था वहां 2p कर दिया। अब ध्यान से देखें, नीचे वाली चीज जीरो है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 नीचे वाली चीज जीरो है। जब नीचे वाली चीज जीरो होगी तो आपके पास tan थीटा आ जाएगा इन्फिनिटी। ये आ रहा है फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है जी। और यहाँ पे देख लें, इक्वेशन 2 में इस चीज की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे जीरो कर दें, नीचे जीरो आ जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बताएं कौन से एंगल का टेंजेंट इन्फिनिटी होता है? पाई बाय 2 का होता है, 90 डिग्री का होता है। इससे रिजल्ट प्रूव हो गया। कैसे? क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन पाई बाय 2 1 होता है,
cos पाई बाय 2 0 होता है, और यहाँ पे देख लें ये आपके पास 1/0, तो वही वाली बात इन्फिनिटी को जाएगा। तो यहाँ पे देख लें यही प्रूफ करना था कि नया रिजल्टेंट आपके पास 90 डिग्री पे होगा जब p डबल हो जाएगा। और पहले क्या हालात थे? पहले हालात थे कि p की लेंथ वही थी जो कि r की लेंथ थी, लेकिन न्यू रिजल्टेंट में बता दूं बार बार r नहीं है, या ये कहना चाहिए वो नहीं है, इसकी लेंथ r है। इसलिए मैंने आगे ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन भी किया हुआ है, अब उस पे जाते हैं। और ये मैं चीज बता दूं, बाकी जगह तो कराया नहीं जाता, मैं चाहता हूं कराएं। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, सर अगर वो एनालिटिक सॉल्यूशन पूछा हुआ है ज्योमेट्रिकल तो नहीं करना। भाई देखें क्वेश्चन को गौर से समझा करें, इस चीज से भी लगता है कि रटा लगाया हुआ है। अगर ज्योमेट्रिकल पूछा तो ज्योमेट्रिकल करें, एनालिटिक पूछा तो एनालिटिक करें, दोनों पूछे तो दोनों करें, खत्म बात। ये आ गया जी ज्योमेट्रिकल। अब ये जरा ध्यान से देखें, क्यू पी आर, ये देखें जी मैंने पूरी कोशिश की है कि नजर आए कि आर की लेंथ वही है जो पी की लेंथ है। ये देखें लेंथ सेम है, आर अभी भी क्यू प्लस पी है। ये आर साहब है रिजल्टेंट, ये देख लें इधर ट्रेवल किया फिर इधर ट्रेवल किया, डायरेक्ट यहां से यहां भी जा सकते हैं या पहले इधर से इधर फिर इधर से इधर। तो आर है जी पी प्लस क्यू, और ये वही हालात हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइडें बराबर है। ठीक है जी। अब उसने कहा था अगर पी को डबल कर दें, लो जी एक पी मैंने और ड्रॉ कर दिया, हो गया ना पी डबल। अब देखिए नया रिजल्टेंट क्या होगा, नया रिजल्टेंट किसका, क्यू पी और एक और पी, यानी क्यू और 2p का नया रिजल्टेंट क्या होगा, वो देखें ये रेड वाला। क्यों जी, क्या ख्याल है, ये है ना नया रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट था ये क्यू और पी का था, जो नया रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है क्यू प्लस पी प्लस पी। अब देखें ये आर डैश कह लें इसको, आर मत कहें क्योंकि आर जो था पुराना रिजल्टेंट था। आर डैश साहब जो है 90 डिग्री पे आ गए ना क्यू के, तो दिस सॉल्व द प्रॉब्लम। एनी जी गल सी, ये ले जी आर डैश जो है नया रिजल्टेंट है विच इज एट राइट एंगल टू द फोर्स क्यू, ये देख लें और ये देख लें, ठीक हो गया। और आर डैश क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी यानी कि क्यू प्लस 2p। उम्मीद है कि आप पता लग गया होगा। हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि सारे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली करने आसान नहीं है, ये वाला हो रहा था इसलिए मैंने कर दिया। और खास तौर पे ये बताने के लिए कि r इज इक्वल टू p का मतलब ये नहीं है कि r सिर्फ अपने p कंपोनेंट के बराबर है, यानी कि लेंथ सेम है। अगर r p कंपोनेंट के बराबर होता तो q 0 हो जाता, जो कि नहीं है। बहरहाल उम्मीद है कि ये पता लग गया होगा। अब मजीद आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो 90 डिग्री पे होते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया, यही मेन पॉइंट है, जो 90 डिग्री पे होते हैं वो होते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब पहले ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कहता है व्हेन द डायरेक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स और ऑफ रिजॉल्विंग द फोर्स इनटू कंपोनेंट्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। पहले इतना जुमला समझने की कोशिश करें। सपोज करें ये एक रिजल्टेंट है, ये इमेजिन कर लें, आप ड्रॉ कर लें, ये रिजल्टेंट है। अब देख लें ये भी दो कंपोनेंट इसके हो सकते हैं, ये भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। तो कितने हैं, हमें कितने मालूम करूं। इसलिए उसने कहा है व्हेन द डायरेक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड, अगर कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को फिक्स कर दिया जाए तो फिर जो होता है प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स और ऑफ रिजॉल्विंग द फोर्स इनटू कंपोनेंट्स, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अब देख लें अगर ये वेक्टर है तो अगर 90 डिग्री पे होंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल, और तो कोई होगा ही नहीं। तो बस ये मैंने एक तरह से टॉपिक कराई दिया है। जारी बात है डिटेल तो मैं देता होता हूँ, ये शुरू में थोड़ी सी मैंने समरी दी है, तो अब हम डिटेल में जाते हैं। अब वो कहता है कि इफ टू डायरेक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है या उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, तो ईच कंपोनेंट is called the resolved part of the given force in the specified direction। तो जब भी आपके सामने कोई लैंग्वेज आती है ना, अच्छा जी अब इसको रिजॉल्व करना है, तो इसका मतलब है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। फिर सुन लें, अगर आपके पास कोई इस तरह की बात आती है, अच्छा जी ये फोर्स है इसको रिजॉल्व करना है, इसका मतलब है इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। ये नीचे लिखा हुआ है कि वन कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द अदर इन द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये वाली, वर्टिकल ये वाली, ठीक है जी। और ज्यादा आसान करना है, डायग्राम देखते हैं। ये ले जी एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये आपके पास आ गया ग्रीन वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ब्लू वाला वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो पिंकू साहब है ये रिजल्टेंट है।
ये ओरिजिन आ गया, ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, ये एंगल थीटा आ गया, ये आर साइन थीटा आ गया, ये आर कॉस थीटा आ गया, ये लेंथ आर कॉस थीटा, ये लेंथ आर साइन थीटा। ये तो डायग्राम बन गई। अब इसकी डिटेल भी करते हैं। वो कहता है इन द राइट ट्राइंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ओ यहां से देख लें ओ ए बी, ये ले जी, ये है जी 90 डिग्री का एंगल। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं। कॉस थीटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है जी ओ ए, ओ ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर आर, यानी कि लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ है। यहां पे देख लें एरो नहीं है, यहां पे लगाएंगे तो गलत करेंगे। तो ओ ए साहब अब क्या बन जाते हैं, आर को वहां पे ले जाएं तो आर कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर इज गिवन बाय, बल्कि यहां से पढ़ें हॉरिजॉन्टल स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। फिलहाल हम इसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर इज गिवन बाय ओ ए आर कॉस थीटा। आर को इधर मल्टीप्लाई करें तो आर कॉस थीटा, इसको एक्स कह लें, ये एक्स ही होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। इस तरह से आ गया और cos थीटा। अब ये स्केलर कंपोनेंट क्यों का है? इसलिए कि इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही। यहाँ पे आपने को आई नहीं लिखा हुआ, आई वो जो आपके पास यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस होता है वो नहीं लिखा हुआ, तो ये वेक्टर कंपोनेंट नहीं है, स्केलर कंपोनेंट है। अब वो कहता है जी साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए बी बनता है विच इज दिस वन, हाइपोटेन्यूज आपके पास वही जो वेक्टर आर है उसकी लेंथ बनती है, यानी कि आर, और ए बी साहब आ जाएंगे आर साइन थीटा। तो वर्टिकल स्केलर कंपोनेंट जो आपके पास आर का आएगा इज गिवन बाय ए बी इक्वल टू आर साइन थीटा, जो कि ये है। अब जरा एक चीज देखें, आर साइन थीटा को लिखा हुआ है आर कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, और वैसे भी ये देखें वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास वाई कोऑर्डिनेट ही होता है, जो वाई होता है आपके पास। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ पाई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा, यानी कि जीरो, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है। अब ये माइनस है तो प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। अब ये इस तरह क्यों लिखा हुआ है? जरा पहले डायग्राम को मेरा थोड़ा निखार आ जाए ना। निखार से क्या मुराद है? ये आ गया ना निखार, ये थीटा है तो ये देख लें दिस इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक हो गया जी। और यहाँ आप कह रहे हैं यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, सर डायग्राम में बता देते हैं ना, वही बताएंगे। ये लो, ये लो जी एक्स, और ये आ गया वाई, ठीक हो गया। अब तो क्लियर है ना, ये चीज सारी हो गई जी एक्स कोऑर्डिनेट, ये वर्टिकल जो आपके पास हो गया वाई कोऑर्डिनेट। अब ये चीज है, ये क्या चीज है? ये मैथमेटिकली तो सेंस बनती है, आइए इसको नीचे समझते हैं। रिजल्ट, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द गिवन फोर्स। देखें रिजॉल्व पार्ट इसके दो हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, ये फोर्स है इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शंस भी दो हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स। यहाँ पे देख लें, ये है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स, ये है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स बाय द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द गिवन फोर्स एंड द गिवन डायरेक्शन। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें, गिवन फोर्स ये है, ये एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देख लें, ये गिवन फोर्स है और ये आपके पास एंगल बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और उसने कह दिया है कि जो आपके पास रिजॉल्व पार्ट ऑफ द गिवन फोर्स है इन अ गिवन डायरेक्शन, अब सिर्फ तवज्जो हॉरिजॉन्टल वाले पे दें। इन अ गिवन डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स व्हिच इज दिस वन by the cosine of the angle between the given force and the given direction। ये है जी given force, ये है given direction, और इसका आपने एंगल लेना है, यानी कि cosine of that angle, तो बन जाएगा जी r times cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड ये cos of थीटा, ठीक हो गया। अब जरा इस पे तवज्जो दें, ये देख लें, ये जो आपके पास जो है वर्टिकल कंपोनेंट, ये इधर भी ड्रॉ किया जा सकता है एज लॉन्ग एज लेंथ इज सेम डायरेक्शन इज सेम। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जो आर का एंगल है पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पे शो किया गया। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जो एंगल है पाई बाय 2 माइनस थीटा। आप कहेंगे जी ये तो उधर बना हुआ है, आप इधर आर बना लें, यहाँ बना लें आर, ये देखें ऐसे आर यहाँ बना लें, फिर वही होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। वही चीज अब यहाँ लगाएं, रिजॉल्व पार्ट ऑफ द गिवन फोर्स। अब वर्टिकल वाले पे तवज्जो दें, इसको देख लें, एंगल यहाँ से देख लें। इन अ गिवन डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स, ये देख लें या ये देख लें, by the cosine of the angle between the given force and the given direction। ये है जी given force, ये है जी given direction, ये है जी एंगल, इसका कोसाइन लेना है। एंड cos of पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है।
तो एक तरह से ये भी कोसाइन ही है, ये भी कोसाइन है। यहाँ सिर्फ एंगल थीटा था तो कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया क्योंकि एंगल था पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो उम्मीद है कि ये चीजें भी समझ आ गई होंगी। ना समझ आए तो बार बार सुना करें, देखें इसको ब्लेसिंग लें। काफी हो रहा है जी कि बड़े मसले हो रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसको बार बार सुन लिया करें। टीचर जितना अच्छा मर्जी पढ़ा लें क्लास में, उसके बाद तो उन्होंने गायब हो जाना है क्लास से। और जरूरी भी नहीं कि लेक्चर रिकॉर्ड हुआ। कहाँ होता है रिकॉर्ड? ये तो रिकॉर्डेड है, जितनी बार मर्जी सुने। अब आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले ये क्वेश्चंस दिमाग में रख लें। एक्स है जी आर कॉस थीटा, वाई है जी आर साइन थीटा। अब वो कहता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये रिवीजन वाली लगी है। अब वो कहता है फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड यूजिंग क्वेश्चंस 1 एंड 2, वही वाली जो मैंने कहा था कि दिमाग में रख लें। ये देख लें, यहां से देख लें, एक्स था जी आर कॉस थीटा, वाई था जी आर साइन थीटा, और ये वेक्टर आर है जो कि एक्स वाई लिखा गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये देखें कि जब आपने किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको यूं पढ़ें, स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो आर स्क्वायर रह गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ले लें, और यहाँ पे देख लें प्योर मैथमेटिकली आप कहेंगे जी यहाँ तो प्लस माइनस आएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द वेक्टर है तो सिर्फ पॉजिटिव अंडर रूट आएगा, पॉजिटिव अंडर रूट आएगा। अब ये फार्मूला है जब भी आपने रिजल्टेंट का क्या निकालना है, लेंथ। अब कहेंगे एक तो पहले भी फार्मूला किया था, देखें वो जो फार्मूला था उसमें जो कंपोनेंट्स थे आपस में 90 डिग्री पे नहीं थे, यहाँ पे 90 डिग्री पे हैं, यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा है। और पढ़ना इसको ऐसे ही है, स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट अंडर रूट। ये लीजिए डायग्राम फिर आ रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सारे आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर भी आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ओ ए बी आर थीटा। लें जी, यहां तो बता भी दिया कि ये आर साइन थीटा है विच इज अगेन आर कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा। ये लीजिए आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। और अब जो पिछली स्लाइड के एंड पे लिखा हुआ था अब तो क्लियर नजर आ जाना चाहिए कि जो रिजॉल्व पार्ट है उसमें क्या करते हैं, जो मेन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा होता है, टाइम्स व्हाट, टाइम्स आ रहा होता है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द गिवन फोर्स एंड द गिवन डायरेक्शन। अगर थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा, अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। ये लीजिए एक्स वाई साहब आ गए। यहाँ पे ये नोटिस करें, नोटिस दैट थीटा इज द काउंटर क्लॉकवाइज एंगल। देखें ये काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, क्लॉक तो ऐसे घूमता है, ये है जी काउंटर क्लॉकवाइज। थीटा इज द काउंटर क्लॉकवाइज एंगल विच आर इज मेकिंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखें ये चीज कर लें, मैं कहता हूँ ना कई चीजें होती हैं जिससे ये कोर्स मुश्किल हो जाता है। अब मैं एक चीज यहाँ पे फिक्स करने लगा हूँ, तरीके और होंगे आगे जाके, जब भी हम एंगल लेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे। फिर सुन लें, आगे जाके जब भी हम एंगल लेंगे काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे। अब कहेंगे जी क्लॉकवाइज क्यों नहीं ले सकते, वो नेगेटिव होता है, उसमें फिर जरा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल एक ही मेथड को समझने की कोशिश करें। अब वो कह रहा है नाउ वी शैल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ रिजॉल्विंग अ फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स के जी एक फोर्स है उसको रिजॉल्व तो कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल एप्लीकेशंस क्या है आगे देखते हैं। वाह जी वाह, ये तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस उड़ता हुआ आया है एंड दैट इज फ्रॉम पेज 16 ऑफ योर बुक। वो कहता है आर आपके पास रिजल्टेंट है ऑफ द फोर्सेस P1 P2 Pn। अब जुबानी कॉल करें, आर हो जाएगा P1 प्लस P2 एंड सो ऑन Pn। अब वो कहता है कंपोनेंट ऑफ आर, आर की बात नहीं कर रहा, उसके कंपोनेंट की बात कर रहा है, इन एनी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल इज इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ P1 P2 Pn इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आर का आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हम P1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, P2 का निकालेंगे, Pn का, सबको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। ये लिखा हुआ है इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दीज फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन। आर का आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए होगा, P1 का वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, P2 का वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, Pn का वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, ऐड कर देंगे। जुबानी बोला है ना, लेकिन मैं तो करा के छोड़ूंगा। अब वो कहता है वी प्रूव दिस रिजल्ट फॉर 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस के लिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये ले जी, ये रिजल्टेंट है जी, ये रिजल्टेंट है और ये 3 फोर्सेस हैं, फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स। ये ले जी, ये आपके पास P1 P2 P3 3 फोर्सेस आ गई, ये आर रिजल्टेंट आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ये ले जी P1 फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया, रेड है तो मैंने ये देखें रेड में किया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट।
यहाँ पे ब्लू है तो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ये वाली जो आपके पास है, चलें इसको लाइट ब्लू कह लें या लाइट ग्रीन जो भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये रिजॉल्व हो रही है फोर्सेस। इसका एंगल θ1 है, P1 का एंगल θ1 है विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस कह लें, यहाँ शो नहीं किया हुआ लेकिन ये काउंटर क्लॉकवाइज लिया हुआ है। इसका θ2 कर लें P2 का विद द एक्स एक्सिस। अब ये ना कंफ्यूजन हो गई, यहाँ बनाया हुआ है देखें, ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर P2 बना होता तो वो θ2 ही होता, यहाँ पे θ2। इस तरह से आ गया जी P3, इसका कर लें जी θ3 विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यूं कर लिया, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी ठीक है। ये है जी थीटा एंगल रिजल्टेंट का विद एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, आर को भी मैंने रिजॉल्व कर दिया है। ये आपके पास जो ब्लैक वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वाला ब्लैक वर्टिकल कंपोनेंट है। ये जो ब्लैक वेक्टर है वर्टिकल कंपोनेंट आर का, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ। अब ये ओसी साहब कौन है जी, ये है जी ओसी, ओ से लेके सी तक। ये बनेगा ओ ए, ये लिखा हुआ है, प्लस ए बी, ये लिखा हुआ है, प्लस बी सी, ये लिखा हुआ है। ये देखें, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले किया है कि जी ये आर फोर्स है तो ये सारे का सारा बनता है जी आर कॉस थीटा, ये बनता है जी आर साइन थीटा, तो वही रिकॉल करें, ये बन जाएगा जी ओसी साहब आर कॉस ऑफ थीटा, ये लिखा हुआ है ना। ये अगर आर कॉस थीटा है तो ओ ए क्या होगा, ये आएगा P1 कॉस ऑफ थीटा 1, ये लिखा हुआ है। इसी तरह से ए बी क्या होगा, जो इसके बराबर है, ये बन जाएगा P2 कॉस ऑफ थीटा 2, ये लिखा हुआ है। और इसी तरह से ये चीज क्या बनेगी, यानी कि BC जो इसके बराबर है, ये बन जाएगी P3 कॉस ऑफ थीटा 3, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी, ये आपके पास है। इन चीजों को ध्यान से देख लें, ये आपके पास है, ये अभी थोड़ी देर पहले किए भी थे। अब हम क्या करेंगे, ओ ए को P1 cos थीटा 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए बी को P2 cos थीटा 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, BC को P3 cos थीटा 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, BC को P3 cos ऑफ थीटा 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब कर देंगे तो OC को भी आपने R cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे करेंगे, ये लिखा हुआ है। इसकी जगह ये चीज ये लिखी हुई है, इसकी जगह ये चीज ये लिखी हुई है, इसकी जगह ये चीज ये लिखी हुई है। समेशन फॉर्म में लिख लें, इसको लिख लें Pi cos ऑफ थीटा i, i is 1 2 3, 1 करेंगे पहली टर्म आ रही है, 2 करेंगे दूसरी टर्म आ रही है, 3 करेंगे तीसरी टर्म आ रही है। ये चीज आपके पास आ गई, तो यहां से देख लें प्रूव हो गया। ये था आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजल्टेंट का, ये सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ गए किसके, कंपोनेंट फोर्सेस के, तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह से वर्टिकल का ये CF है, ठीक है जी, ये पेनाडोल CF नहीं है, बस CF है। इसको लिखें जी CD, ये CD नहीं है वैसे जो आप CD सुन रहे होते हैं, DE ये हो गया, EF ये हो गया। अब देखें ये CF साहब कौन है, ये आपने पिछली स्लाइड में भी किया है कि ये अगर आपके पास वर्टिकल है, ये R है, ये थीटा है, तो CF हो जाएगा R साइन ऑफ थीटा, ये हो गया। इसी तरह से CD साहब जो है वो इसके बराबर है, P1 साइन ऑफ थीटा 1, ये लिखा हुआ है। DE जो है वो इसके बराबर है, P2 साइन ऑफ थीटा 2, ये लिखा हुआ है। EF जो है आपके पास, ये तो खैर वो एग्जैक्टली वही इसी इक्वेशन पे आ गया, ये आ जाएगा P3 साइन ऑफ थीटा 3, ये लिखा हुआ है। अब R साइन ऑफ थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, P1 साइन थीटा 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, P2 साइन थीटा 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, P3 साइन थीटा 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, P3 साइन ऑफ थीटा 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। ये करेंगे तो यहाँ पे देख लें, CF किसके बराबर है, CF ये चीज ये लिखी हुई है, ये इसके बराबर है, ये लिखा हुआ है, ये इसके बराबर है, ये लिखा हुआ है, ये इसके बराबर है, ये लिखा हुआ है। ये समेशन फॉर्म में आ गया, आई आ गया 1 2 3 Pi साइन ऑफ थीटा आई। प्रूव क्या किया आपने, आपने कहा जी नोटिस करें कि जो आर कॉस थीटा है, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर का या स्केलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर का है, यानी कि OC की लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ Pi cos थीटा i इज इक्वल टू 1 2 3, वो तो यहाँ पे नजर आ रहा है। Which are horizontal components of Pi? P1 cos theta 1 horizontal component of P1, P2 cos theta 2 horizontal component of P2, P3 cos theta 3 horizontal component of P3, यानी कि स्केलर कंपोनेंट्स की बात हो रही है रिस्पेक्टिवली। सेम इज ट्रू फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट्स, यानी आप कह सकते हैं कि नोटिस दैट, आप जुबानी सुन लें, R of sin theta vertical scalar component of R is equal to sum of Pi sin of theta I, which are वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ Pi। ये मैंने वर्टिकल के लिहाज से बोल दिया, लिखा हुआ ना सेम इज ट्रू फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट्स, वो मैंने बोल दिया। प्रूफ क्या हुआ,
प्रूव हुआ कि अगर आर रिजल्टेंट है इन फोर्सेस का तो जो कंपोनेंट ऑफ आर होगा इन एनी डायरेक्शन, बेशक वो आपके पास जो हो यहाँ पे देख लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो या वर्टिकल डायरेक्शन हो, वो होगा इज इक्वल टू सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन। ये हैं जी कंपोनेंट फोर्सेस P1 P2 Pn, और इनके जो कंपोनेंट्स बनेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो यही बनते हैं। ये देख लें इनको सम करके ये आया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट्स यही बनते हैं, इनको सम करके ये आया हुआ है। ये प्रूव हो गया। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ फॉर थ्री फोर्सेस। और एक चीज मैं माजरत के साथ कहने लगा हूँ, स्टूडेंट से ये जुमला नहीं लिखा जाता, अजीबोगरीब जुमले लिख रहे होते हैं, जो समझते हैं वो लिख लेते हैं, दूसरे पता नहीं क्या लिख रहे होते हैं, हालांकि इसमें कोई याद करने वाली चीज है। ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता सिंपली कि आर रिजल्टेंट है उसका कोई कंपोनेंट लेना है तो उसी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट फोर्सेस है उनके कंपोनेंट्स को ऐड करें तो उसका कंपोनेंट बन जाएगा। कितना सिंपल मैंने बोला है, इसी को अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस करते हैं बजाय कोई नई चीज लिखे। आगे चलते हैं। अब वो कहता है जी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। वो कहता है एक्स और वाई आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलर कंपोनेंट्स हैं किसके। आइंदा से हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ही लिखेंगे, ये नोटेशन यूज कर लें। एक्स को कर लें आर कॉस थीटा, वही पी आई कॉस थीटा आई, वाई को कर लें आर साइन थीटा, पी आई साइन ऑफ थीटा आई, वाई को कर लें आर ऑफ साइन थीटा, पी आई साइन थीटा आई। और वही वाली चीज आर स्क्वायर तो बनता है यही, इसका स्क्वायर करें प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आर स्क्वायर। थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यही कुछ ही हो रहा था। ये आर लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, वैसे इसके बराबर है ये, ठीक है जी। कहते सिमिलरली अगर एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट्स आर के अलोंग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो ये चीज बनेगी। देखिए आमतौर पर मैथमेटिक्स को ये करते हैं, अच्छा जी थर्ड फोर्स आ जाएगी तो जी उसका जो कंपोनेंट होगा जेड होगा तो यहाँ पे जेड स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो किया मैंने भी ऐसे ही है, लेकिन मैं तो छोड़ने वाला नहीं, मैं तो समझा के छोड़ूंगा, मैं अगली साइड भी प्रूफ कराऊंगा। तो बहरहाल यहाँ पे समझ लें, इसी को एक्सटेंड करना है थ्री डायमेंशन में। ये टू डायमेंशनल केस था ना एक्स वाई प्लेन, अगर थ्री डायमेंशन में चला जाता है जेड डायरेक्शन भी आ जाती है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको अंडररूट करेंगे और पॉजिटिव अंडररूट। अब वेक्टर जो आपके पास है एक्स वाई जेड, इसके तीन कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे कहता है कि वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर आर थ्री नॉन कोप्लेनर फोर्सेस एज शोन इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं जो एक प्लेन में लाई नहीं करती। पहले एक हॉरिजॉन्टल फोर्स थी, एक वर्टिकल फोर्स थी, वो तो एक ही प्लेन में थी, यानी कि प्लेन ऑफ द स्क्रीन। अब तीसरी फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगी, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। अगली स्लाइड पे देखते हैं, ये ले जी एक्स एक्सिस, वाई जेड। जेड साहब जो है ना दिस इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, इसमें कोई रटा नहीं लगाना, बेशक आप इसको जेड लिख लें, इसको वाई लिख लें, इसको एक्स लिख लें, जो मर्जी कर लें। यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ये लें जी। अब मसला सारा ये है कि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है लेकिन टू डायमेंशन में बनी हुई है। इसको यूं समझे, ये देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है जी, इसके कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड। ये इस तरह से है, ये देखें आपने इसके लॉन्ग एक्स ट्रेवल किया, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके लॉन्ग आपने वाई ट्रेवल किया, ठीक है जी, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके लॉन्ग आपने जेड ट्रेवल किया, यानी कि आपने जेड भी ट्रेवल किया है, आपने एक्स भी ट्रेवल किया, आपने वाई भी ट्रेवल किया, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये लेंथ आ गई, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये मैंने कोशिश कीजिएगा कि आप कोई कमरे का कोना ले लें, वहां पे इसको मजीद विजुलाइज करने की कोशिश करें, यानी कि समझने की कोशिश करें कमरे के कोने से कि जी ये एक आपके पास एज है दीवार की, और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये परपेंडिकुलर होगी, ये दीवार के यहाँ परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ तो नहीं पता लग रहा, और कोने को यहाँ से ज्वाइन करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। वैसे तो ये एग्जैक्ट प्लेन है, ये देखें फर्श पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और कौन सा है ये, यहाँ से मजीद देखते हैं इसको, ए ए बी, ये ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे ए पे, ये 90 डिग्री का है। ये सी आ गया पॉइंट, ये वाला। ये देखिए आप, ये है जी हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओबी का स्क्वायर होता है स्क्वायर ऑफ द बेस यानी कि जेड का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि एक्स का स्क्वायर। अब अंडररूट लिया हुआ है, उसने कहा इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, ये मैंने पहले बता दिया था, ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ये आपने इसकी लेंथ निकाल ली, आपको तो लेंथ चाहिए आर की लेंथ चाहिए, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखें ये स्पेस में एक पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एग्जैक्ट प्लेन पे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बेस है,
ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। वो कहता है जी राइट एंगल ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा अब यहाँ पे देख लें, सपोज करें ये थीटा है ना, जो कि वैसे यूज नहीं हो रहा, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उससे ना कंफ्यूजन हो जाए, उससे ना कहीं कंफ्यूजन हो जाए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब क्या करेंगे आप, आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी कि वेक्टर आर के लेंथ का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर बनता है ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता है। ओबी स्क्वायर क्या बनता है, ओबी का स्क्वायर बनता है इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बन गई ना बात, ये वही फार्मूला है ना। अब इसका अंडर रूट ले लें, तो जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ले मैंने प्रूव कर दिया है। पहले मैंने कहा था अच्छा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो एक जेड स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट ले लें। यहाँ पे आर साहब जो है ये है रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसका कि आपके पास एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट भी है, तो एक्स वाई जेड तीनों आ गए। जेड इज, या ये कहना चाहिए जेड एक्सिस इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, आपके मुंह की तरफ आ रहा है। Therefore, this is case of non-coplanar forces। कौन सी फोर्सेस भाई, यानी कि एक हो गई z एक्सिस के लॉन्ग, एक हो गई x एक्सिस के लॉन्ग, एक हो गई y एक्सिस के लॉन्ग, और डेफिनेटली तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक प्लेन में लाई कर ही नहीं सकती। ये लें, ये भी यहाँ पे बता दिया, OB का स्क्वायर क्या चीज है, इसका स्क्वायर यहाँ पे शो किया हुआ है। उम्मीद है पता लग गया होगा कि 3D में जाए तो यही फार्मूला एक्सटेंड हो जाता है। अब आगे चलते हैं, ये लें जी फ्लाई करती हुई एग्जांपल आ रही है, और ये एग्जांपल है पेज 19 पे। इसमें लिखा हुआ है फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड्स पी क्यू आर, ये बुक से आप देख लीजिएगा, ये वर्ड मिसिंग है। उसने लिखा है फोर्सेस पी क्यू आर, और वही वाली बात, ना बोल्ड किया हुआ है ना ऊपर वेक्टर का निशान है, ये फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है जो बुक में है। ये है फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड पी क्यू आर। देखिए आप रटा ही लगाना, यहाँ ये ना लगे कि आर इन दोनों का रिजल्टेंट है, कोई रिजल्टेंट नहीं है। ये तीन फोर्सेस हैं जो कि पॉइंट ओ पे एक्ट कर रही हैं पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी टेकन इन द सेम ऑर्डर। अब इसको भी एक्सप्लेन नहीं करते बुक वाले कि सेम ऑर्डर से क्या मुराद है। सेम ऑर्डर से मुराद है P along वन साइड, Q along द सेकंड साइड, R along द थर्ड साइड, यानी कि इस तरह इस तरह इस तरह, ये वाली चीज है। ये आगे डायग्राम आएगी तो मजीद क्लियर हो जाएगा। एज शोन बिलो, नीचे शो भी किया हुआ है। आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि जो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, और कौन से किन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये तीन फोर्सेस P Q R। अब देख ले R रिजल्टेंट नहीं है, ये प्रूव करना है। बेहतर होगा इस आंसर को कहीं नोट कर लें ताकि आप कंपैरिजन कर सकें एंड में कि सही आता है कि नहीं, क्योंकि ये स्लाइड दोबारा नहीं आएगी। इसके अलावा बुक से थोड़ा सा मैंने फर्क किया है, यहाँ पे मैंने एंगल शो की हुई है अल्फा बीटा गैमा। अल्फा एंगल ए वर्टेक्स पे है, बीटा एंगल बी वर्टेक्स पे है, गैमा एंगल सी वर्टेक्स पे। उसने शायद ए बी सी यूज किए हैं, वो भी थोड़ा कंफ्यूज करता है। चले अब मैं सोल्यूशन शुरू करता हूँ, और सोल्यूशन के साथ साथ इसको दोबारा समझाता हूँ स्टेटमेंट को। ये देखें जी, ये पी फोर्स आ गई, ये ट्राइंगल की साइड आ गई। अब वो कहता है फोर्सेस विद द मैग्नीट्यूड्स पी क्यू आर एक्ट एट अ पॉइंट ओ पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ये लेंगे, ये पी फोर्स आ गई, ये ट्राइंगल की एक साइड है। आसानी के लिए एक फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ये वाई एक्सिस आ गया, ये एक और फोर्स आ गई, ये ट्राइंगल की इस साइड के लॉन्ग है, ये क्यू फोर्स आ गई, ये ट्राइंगल की इस साइड के लॉन्ग है। ये लिखा हुआ ना पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी टेकन इन द सेम ऑर्डर, यानी कि पी इसके लॉन्ग आ गई, क्यू इसके लॉन्ग आ गई। ये ना जी थर्ड फोर्स आ गई, और ये आपके पास आ गया। ये देख लें, P जो है इसके लॉन्ग है, Q जो है इसके लॉन्ग है, R जो है इसके लॉन्ग है। ठीक हो गया जी। तो वही लिखा हुआ है P along वन साइड विच इज दिस वन, Q along द सेकंड साइड विच इज दिस वन, R along द थर्ड साइड विच इज दिस वन। जो मैंने यहाँ पे कलर बनाया हुआ है ना, या कलर रखा हुआ है ट्राइंगल की साइड्स का, वही कलर मैंने शो किया हुआ है, उसी कलर से फोर्स वेक्टर भी उसी कलर से शो किया हुआ है, ताकि पता लग जाए रेड है तो ये रेड वाली इसके लॉन्ग है, ये ब्लू है तो ब्लू वाली इसके लॉन्ग है, ये ग्रीन है तो ग्रीन वाली इसके लॉन्ग है। ये ए बी ये सी, ये ओरिजिन आ गया आपके पास, जो उसने कहा था एक्ट एट अ पॉइंट ओ। ये ले जी अल्फा, ये बीटा, ये गैमा। यही मैंने कहा था, ए वर्टेक्स मैंने अल्फा लिया हुआ है, बी वर्टेक्स पे मैंने बीटा लिया हुआ है, और सी वर्टेक्स पे मैंने गैमा लिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है ये, अब देख लें, पीछे जितना अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने उसी को इस्तेमाल करना है, हर क्वेश्चन में वही इस्तेमाल होगा। रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। वो था आपके पास क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। एक्स क्या था, एक्स था जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजल्टेंट का था, और वो किसके बराबर था, पी आई कॉस ऑफ थीटा आई
वो था सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस। ये मैंने जुबानी बोल दिया सारा। अब सारा मसला ये होता है कि वो जो एंगल है ना उसका इश्यू होता है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ कहाँ से ये कोर्स मुश्किल होता है, समझ जाएंगे आसान हो जाएगा। एंगल का इश्यू होता है, इसलिए मैंने कहा था कि वो वाला एंगल लें जो फोर्सेस बना रही हैं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और काउंटर क्लॉकवाइज। अब देख लें, ये फर्स्ट फोर्स है, इसको P1 समझें, इसको आप P2 समझें, इसको आप P3 समझें। इसका एंगल तो 0 डिग्री है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ठहरा जी Q का एंगल क्या है? Q का एंगल क्या है? देखें, रट्टा नहीं लगाना, कहते हैं जी गैमा होगा, एक्स एक्सिस से बना हुआ है, हालांकि ये लेफ्ट साइड बना हुआ है। ये देखें, जरा मजीद आगे जाते हैं, ये देखें ये होगा Q। ये देखें, ये वाली जो चीज आपके पास आ रही है और ये वाली चीज पैरेलल है ना, बल्कि मजीद देख लें थोड़ा सा, अब तो क्लियर होगा। ये देख ले, ये आपके पास जो है साइड, या ये वाली, ये कहना चाहिए ये जो फोर्स है ये इस साइड के क्या है, पैरेलल। और अगर इसका एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टल से गैमा है तो इसका भी गैमा है। ये बनता है जी पाई माइनस गैमा। पाई माइनस गैमा बनता है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है क्यू का। पाई माइनस गैमा बनता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, क्यू का एंगल है और काउंटर क्लॉकवाइज है। तो समझ लें, अगर ये P1 था, ये P2 और θ2 हो गया पाई माइनस गैमा। अच्छा जी, अब आगे ये वाली फोर्स, ये देख लें, ये R, इसका भी देखें रट्टा नहीं लगाना चाहिए, बीटा एंगल बन रहा है, बीटा नहीं बन रहा। ये देख लें यहाँ से, ये है ना बीटा, और मैंने कहा था जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा और काउंटर क्लॉकवाइज। देखें, ये नहीं फोर्स, फोर्स यहाँ से स्टार्ट होकर आगे जा रही है, वो तो मैंने समझाने के लिए पीछे को ड्रॉ किया है। असल एंगल ये बनता है, ध्यान से देखें जहाँ कर्सर जा रहा है, ये बनता है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये देखें, ये है, ये है, ये बीटा था, और यहाँ पे देख लें ये सारा 180 डिग्री है, तो बीटा प्लस 180 डिग्री पाई प्लस बीटा हो गया। तो आर का जो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो बन जाएगा जी पाई प्लस बीटा। ये तीन एंगल आ गए। और अगर ये मसला है जी इसको क्यों नहीं लिया, देखें एक चीज बताऊं, ये फोर्स थी, ये फोर्स थी, और ये एंगल था। फोर्स यहाँ पे देख लें, जो पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग होता है ना, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही थी, वहां से आउटवर्ड होती है। ये ले लेंगे, ये तो इनवर्ड है। यहां से देखें, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड फोर्स है। ये चीजें ऐसे ऐसे समझ आएंगी, एक्स एक्सिस आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये एंगल बनता है। ये देख लें, काउंटर क्लॉकवाइज भी है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन में फिर देख लें, ये पी फोर्स, ये क्यू फोर्स, ये आर फोर्स। ये थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि पीछे बता दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओ आ गया, ठीक हो जी। ये पाई माइनस गैमा आया था। अब मैंने एंगल ही वो शो किए हुए हैं जो फोर्स का बन रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और काउंटर क्लॉकवाइज। पाई माइनस गैमा आ गया, ये गैमा भी शो किया हुआ है, ये बीटा आ गया, तो ये आपके पास आ गया पाई प्लस बीटा, और ये वाला एंगल बन रहा है आर फोर्स का विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज। हमने थ्योरी को अप्लाई करना है यहाँ पे। अब वो कहता है लेट एक्स इज द सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू आर। तो अगर एक्स सम है तो ये देख लें, ये था जी P1 cos ऑफ θ1। P1 मैंने कहा था P है, cos ऑफ θ1, P का जो एंगल बना हुआ है विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0, वो तो उसके पैरेलल है इसलिए 0 डिग्री आ गया। Q, ये P2 है, cos ऑफ θ2। θ2 क्या है? θ2 आपके पास है, जो आपके पास Q फोर्स है उसका एंगल बना हुआ है ये विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज, पाई माइनस गैमा ये लिखा हुआ है। अब आ गया जी R, ये जी P3, ये R, इसका एंगल ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है जी। काउंटर क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, पाई प्लस बीटा है, वो ये है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि cos ऑफ पाई माइनस गैमा माइनस कॉस गैमा होता है, cos ऑफ पाई प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ बीटा होता है। मैंने आगे बताया हुआ है, ये ले, cos 0 1 होता है, इसकी जगह 1 लिखेंगे। cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ये होता है cos ऑफ पाई, cos ऑफ थीटा, cos पाई माइनस 1 होता है, तो आ जाएगा माइनस cos थीटा, क्योंकि अगली टर्म में जो आती हैं वो आपके पास आ जाएंगी प्लस साइन के साथ, साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ पाई 0 होता है। अगर ये नहीं ना पता लगे क्या बोल दिया मैंने, ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यही फार्मूला होता है ना, cos ऑफ, यहाँ मैंने a प्लस बी लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। a प्लस बी होता है cos ऑफ a cos ऑफ b, और उसके बाद अगर प्लस है तो माइनस करके साइन ऑफ a साइन ऑफ b, अगर माइनस साइन है तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा लें, ये यहाँ पे देख लें, cos ऑफ पाई cos ऑफ बीटा, cos ऑफ पाई माइनस 1 होता है, ये लिखा हुआ है, और cos ऑफ पाई जब आपके पास माइनस 1 होता है तो यहां से ये चीज नोट कर लें कि ये जो चीज आपके पास आ जाती है cos ऑफ पाई माइनस 1 होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या चीज आती है, cos ऑफ पाई माइनस 1 होने के बाद माइनस cos ऑफ बीटा, वही लिखा हुआ है। अगली टर्म में कौन सी है, वो तो आपके पास माइनस साइन के साथ ही है, प्लस के साथ ही, साइन पाई 0 होता है, इसलिए वो नहीं लिखी हुई।
ये आपके पास आ गए। तो ये सारे का सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये तो पहले अपने कॉज ऑफ जीरो यहाँ पे 1 कर दिया है, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये भी। ये कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा होता है तो इसको लिखेंगे माइनस कॉज ऑफ गैमा, ये हो गया। कॉज ऑफ पाई प्लस बीटा माइनस कॉस बीटा, वही आ गया। ये पहली इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, आ गई। पहली इक्वेशन से मुराद सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब हम करते हैं सम ऑफ द वर्टिकल स्केलर कंपोनेंट्स y। उसमें सिर्फ ये करें जहां पे कॉज है वहां साइन कर दें, यहाँ पे साइन कर दें, यहाँ पे साइन कर दें, यहाँ पे साइन। रटा नहीं है, पीछे प्रूफ कराया था मैंने। पी आई साइन ऑफ थीटा समेशन ली थी 1 2 3, जब आपके पास 3 फोर्सेस थी। तो अब जब ये करेंगे तो वही देख लें, यहाँ कॉज है, यहाँ साइन, यहाँ कॉज है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉज है, यहाँ पे साइन। इसके बराबर क्यों आ रहा है? साइन 0 0 होता है। अच्छा, इसमें एक रटा लगाया जाता है। अच्छा जी, ये जो आपके पास है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, नजर भी नहीं आ रहा है भी नहीं, कैसे हो सकता है? ये देखे ना, ये आपके पास एक फोर्स है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे वर्टिकल होगा, लेकिन ये तो है ही हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं होगा क्योंकि खुद हॉरिजॉन्टल है। वो इसलिए नहीं होगा, ये साइन ऑफ 0 0 होता है। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन ऑफ दैट एंगल आता है ना, जो उसका एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा होता है। तो यहाँ पे देख लें, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा होता है, तो साइन ऑफ 0 0 होता है, समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस गैमा? ये साइन ऑफ गैमा होता है। व्हाट इज साइन ऑफ पाई प्लस बीटा? माइनस साइन ऑफ बीटा होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लें, साइन 0 0, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये देख लें, ये फॉर्मूला है। साइन ऑफ ए प्लस बी होगा साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब देख लें, मैं इन फॉर्मूले के प्रूफ नहीं करा सकता, इस लेवल पे ये तो आने चाहिए और प्रूफ आने चाहिए, रट्टे नहीं लगाने। और साइन ऑफ ए माइनस बी जो होता है, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो माइनस है। पहले वाले का साइन है, दूसरे वाले का कॉज है, फिर इंटरचेंज हो जाता है। फिर ए का आप कॉज ले लेते हैं और बी का आप साइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख लें, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है ना, तो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई कॉज ऑफ थीटा, साइन पाई 0 हो जाता है। माइनस साइन है, माइनस करके आपके पास आ जाएगा, ये देखें माइनस, ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ पाई जो कि -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस आगे साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा आ रहा है। ये भी वैसा ही है, साइन ऑफ दिस कॉज ऑफ दिस, वो तो हो जाएगा 0 क्योंकि साइन पाई 0। आगे आपके पास आ जाएगा प्लस कॉज ऑफ पाई साइन ऑफ बीटा, कॉस पाई -1 होता है तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ बीटा, साइन पाई 0 होता है, ये लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो कर लिया आपने। अब बेहतर होगा कि ये क्वेश्चन भी नोट कर लें, ये भी नोट कर लें, आगे यूज की हुई है, अगली स्लाइड में वापस नहीं आ सकता, एरर हो जाता है। अब हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका और इसका, और अंडर रूट ले लेंगे और आंसर वो बनाने की कोशिश करेंगे जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ये ले जी, वो कहता है स्लाइड 8 पे, ये देख लें, ये था जी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो कहता है भाई एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशंस 1 और 2, पिछली स्लाइड से आ रही हैं, लेकिन 1 इक्वेशन थी जिसमें एक्स की वैल्यू थी, वो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, प्लस वाई आपके पास थी क्यू साइन गैमा माइनस आर साइन ऑफ बीटा और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लें, छोटी क्लासों के फार्मूले आ रहे हैं, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, और यहाँ a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का। अब ये देखें, यही थे, इनको देखें, ये तो पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। a माइनस बी होल स्क्वायर रटा लगाते हैं, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट। भाई सिंपल कहना चाहिए, ये स्क्वायर है ना, तो इसको लिखें a माइनस बी इंटू a माइनस बी, फिर सिंप्लीफाई कर लें, यही आ जाएगा। फिर बाद में टेक्निक बताएं, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट, सेम इज ओवर हियर, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर है, इसको लिखें a माइनस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी, तो मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आंसर आएगा। फिर बाद में बताएं, अच्छा जी पहले का स्क्वायर करना है, उसके बाद आपने फिर दूसरे का भी स्क्वायर करना है, फिर आपने फिर तीसरे का भी स्क्वायर करना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि नेगेटिव साइन है एक का, तो माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट आएगा, इसका और इसका जो है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दो नेगेटिव्स हैं, और इसी तरह इसका और ये जो आपके पास आ रहा है ये वाला, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसके अलावा ए का जो सी के साथ है वो भी नेगेटिव ट्वाइस प्रोडक्ट होगा। तो बहरहाल ये तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये नेगेटिव ये प्लस, ये है, ये फॉर्मूला यूज करने। अब इधर भी प्लस माइनस की मिस्टेक होती है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वही मैं कहता हूँ, अगर बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, एडवांस मैथमेटिक्स इज नथिंग। अब यहाँ से देखते हैं क्या फॉर्मूला था जी, a माइनस बी माइनस सी स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो यहाँ पे करें स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, फिर था स्क्वायर ऑफ द सेकंड यानी कि माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर गैमा, फिर माइनस सी का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट आ रहा है, ए और बी का ट्वाइस प्रोडक्ट विद नेगेटिव साइन, इन दोनों का ट्वाइस प्रोडक्ट आ रहा है विद नेगेटिव साइन,
-2 आ रहा है और पी क्यू कॉज ऑफ गैमा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें, पहले का और लास्ट का आपके पास ट्वाइस प्रोडक्ट आ रहा है विद नेगेटिव साइन, ये पहला और ये लास्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 PR कॉज ऑफ बीटा। फिर उसके बाद इन दोनों का आ जाएगा ट्वाइस प्रोडक्ट लेकिन प्लस साइन क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, तो इसका और इसका ट्वाइस प्रोडक्ट 2 आ जाएगा, QR आ जाएगा कॉस गैमा कॉस बीटा, ये हो गया। ये तो वही है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -2QR साइन गैमा साइन बीटा। अब आपने आंसर बनाना है जो आपको दिया हुआ है, वो बेशक लेक्चर को पॉज करके पीछे जाके नोट कर लें, ठीक है जी, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें पी स्क्वायर, अगली टर्म क्यू स्क्वायर थी आंसर में, देख लें वो यहाँ से आ जाएगी, क्यू स्क्वायर कॉमन लें, कॉस स्क्वायर गैमा प्लस साइन स्क्वायर गैमा 1, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये चीज आ गई। आर स्क्वायर कॉमन लें, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, ये आ गया। ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। ये जो चीज आपके पास आ रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें आप ये करें कि 2QR कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ गैमा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ गैमा साइन ऑफ बीटा, और ये बन जाता है कॉस बीटा प्लस गैमा का फॉर्मूला। मसला है पिछली साइड देख लें, क्योंकि अभी आंसर नहीं बना, यहाँ पे कुछ और आया हुआ है, आंसर में देखिएगा वहां पे कुछ और आया हुआ है, अल्फा इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे अल्फा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे अल्फा इन्वॉल्व हो जाए, कैसे? ऐसे, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि जी ट्राइंगल जो होता है उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री या पाई होता है, यही होता है ना, ये पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे देख लें बीटा प्लस गैमा है ना, तो बीटा प्लस गैमा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, इसकी जगह लिखेंगे पाई माइनस अल्फा। अब देख लें इसका भी बदकिस्मती से इस लेवल तक भी रटा लगा होता है, पता नहीं होता, ये पता होता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, इस्तेमाल जो इतनी बार किया होता है। अब मैं देखें यहाँ प्रूफ तो नहीं किया हुआ, यूं होता है, ये देखें ये आपके पास ट्राइंगल, ध्यान से देखें, करने वाले इससे भी समझ जाएंगे, ये ट्राइंगल है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गैमा, ऊपर में स्ट्रेट लाइन लगाऊं ना, ये बीटा तो यहाँ पे भी बीटा बनेगा, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ये गैमा है तो यहाँ पे भी गैमा बनेगा, तो अल्फा बीटा गैमा ये स्ट्रेट एंगल बनता है, इन तीनों का सम 180 डिग्री। बड़ा तेज मैंने बोला है, फिर सुन लीजिएगा, ये प्रूफ ऐसे होता है, ये दिमाग में होना चाहिए। बहरहाल बीटा प्लस गैमा की जगह अब यहाँ पे पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, ये ले जी, पी स्क्वायर एज इट इज, क्यू स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पे बीटा प्लस गैमा की जगह पाई माइनस अल्फा आ गया। तो व्हाट इज कॉज ऑफ पाई माइनस अल्फा, पहले ये देख लें, आसान वाला, ये तो एज इट इज है, ये 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 भी एज इट इज है, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ पाई कॉज ऑफ अल्फा, कॉस पाई -1 तो माइनस कॉस अल्फा, आगे साइन पाई वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये आ गया आपके पास। अब इसका अंडर रूट ले लें, वो कहता है टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसका स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा क्योंकि लेंथ है, और यही आंसर है जो आपने बुक में दिया हुआ है, ये आपने प्रूव करना था, यही आंसर है। अच्छा ये एक और तरीके से भी हो सकता है, ध्यान से सुने, एक और तरीका भी है बुक में, क्योंकि इस तरह किया हुआ मैंने यूं कर दिया। आप रिजल्टेंट एफ फोर्स ले लें, ध्यान से सुने, आप रिजल्टेंट ले लें फोर्स एफ, एफ को लिखें P प्लस क्यू प्लस आर, सारे वेक्टर्स हैं, उसके बाद आप एफ डॉट एफ कर लें, एफ डॉट एफ एफ स्क्वायर बनेगा, यानी उसके लेंथ का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जब आप एफ डॉट एफ करेंगे तो हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर डॉट P प्लस क्यू प्लस आर। अब तीन फोर्सेस से डॉट होना है, और डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में आपको पता ही है ना, आप करते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ ऑफ सेकंड टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब वो एंगल क्या बीच में, वो डायग्राम से देख लें, पीछे डायग्राम बनी हुई है। ये एक और तरीका मैंने बताया है, वो तरीका इससे आसान है, आसान से मुराद ये है कि इससे शॉर्ट है, ये क्योंकि बुक में किया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। ये कौन सा आ रहे हैं, ये तो मैं ही हूँ काफी पुराना, लेकिन बहरहाल रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चंस हो जाएंगे तो पूछ लीजिएगा, क्वेश्चंस भी देख लें घूमते हुए आ रही है। थैंक्स हो रहा है, ये गुड बाय हो रहा है, लेक्चर नंबर 2। तो अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 3 में। एक चीज मैं बता दूं, अगर ये इतना लंबा लेक्चर देखना मुश्किल है तो जितना आराम से देखा जाए उतना देख लिया करें, बाकी बाद में देख लिया करें। अल्लाह हाफिज।